हाँ तो बच्चों, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 51 पर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, इन सब में से आपको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ढूंढना है। तो सबसे पहला नंबर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हम लोग क्या देखते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ का सबसे पहला फंडा ये होता है कि आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखिए। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है कि हमें क्या करना होता है एसिडिक स्ट्रेंथ में कि कोई भी कंपाउंड है ना, कोई भी कंपाउंड अच्छा एसिड तभी माना जाएगा जब वो आसानी से H+ दे दे। अब वो आसानी से H+ देगा कैसे, ये बात हम कैसे समझेंगे? तो कोई भी एसिड है ना, या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर वो H+ दे रहा है और H+ देने के बाद जो बनने वाला एनायन है, ठीक है, और वो एनायन स्टेबल है। ठीक है, जब भी H+ देगा तो वहाँ पर एनायन बनेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो एनायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। किसके? एनायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अब गौर से देखिए, यहाँ पर इन सब का सब जो है नाइट्रोजन, यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए नाइट्रोजन, 2 में नाइट्रोजन है और 2 में ऑक्सीजन है। तो चूंकि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के क्यों होता है? क्योंकि जब वो H+ देगा तो एनायन बनेगा और एनायन की स्टेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसका एनायन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिपेंड करता है। तो अब इन चारों में देखिए, पहले तो 2 नाइट्रोजन है और 2 में ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन तो कंपटीशन से बाहर ही हो गया। क्यों? क्योंकि हमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की तलाश है, तो ऑक्सीजन में ही तोड़ना होगा। अब देखिए C और D में अगर बात करें तो C और D में अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है तो आप क्या कीजिए, दोनों पर एनायन बना दीजिए। C पर भी एनायन बनाइए और D पर भी एनायन बना दीजिए। अब आप देखिए कि दोनों में से किसका एनायन ज़्यादा स्टेबल है। अब गौर से आप देखिए तो ये जो D है, D का एनायन जो है इस रिंग के साथ क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसको रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर तो रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप लगे हुए हैं CH2 इसके द्वारा इसको उल्टा +I इफेक्ट झेलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो +I इफेक्ट झेलना पड़ेगा, तो एनायन को स्टेबिलिटी मिलता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप के द्वारा, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? उल्टा काम हो रहा है। ठीक है, जबकि डी में क्या हो रहा है? डी में आराम से स्टेबिलिटी मिल रहा है। तो इन सब में जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड डी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। इसमें कहता है बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस में सबसे पहला नंबर तो बेस का तो आपको पता है ये कि जैसे हमारे पास 4 एमीन दिया हुआ है या कोई भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे नाइट्रोजन वाले ही प्रोडक्ट दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि एक प्रकार से अमोनिया डेरिवेटिव हमें दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये देखना है कि कौन सा कंपाउंड का नाइट्रोजन आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो उसको समझने का तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड ऐसा है जिसके पास लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड मतलब रेजोनेंस में बिजी है। ठीक है, और एक ऐसा कंपाउंड है जिसका इलेक्ट्रॉन जो है वो लोकलाइज्ड है। इसी को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के पास, 2 व्यक्ति है, दोनों के पास पैसा है। ठीक है, और एक व्यक्ति है उसके पास पैसा हर हमेशा जेब में ही रहता है, और एक व्यक्ति है उसने अपना पैसा जो है मार्केट में कहीं लगा रखा है। तो जब कोई व्यक्ति मांगने के लिए पैसा जाएगा, ठीक है, तो वो कहेगा, दोनों में से कोई भी मना नहीं करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि पैसा तो दोनों के पास है, लेकिन एक कहेगा कि अरे यार मेरा तो पैसा मार्केट में है ना, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, जबकि जिसके पास जेब में है वो क्या करेगा? फटाक से निकाल के दे देगा। तो हर हमेशा ध्यान रखिए, यदि कहीं पर कोई लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है, डीलोकलाइज मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा कम होता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो ए और सी का तो मामला ही हल हो गया। देखिए यहाँ पर लोन पेयर है, ये भी रेजोनेंस कर रहा है और ये भी रेजोनेंस कर रहा है, तो ये दोनों तो गया। हमें तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस चाहिए ना, तो ये दोनों तो वीक के श्रेणी में आ गया।
अब बात करते हैं बी और डी में। देखिए बी और डी में ये है अमोनिया, ठीक है, ये है अमोनिया, ठीक है, और ये है एमीन, ठीक है। तो अमोनिया और एमीन में एमीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो हमेशा ज़्यादा होता है, अमोनिया हमेशा वीक एसिड होता है, सॉरी वीक बेस होता है। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि देखिए अब क्या होने वाला है कि इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, और दोनों का दोनों लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर दे देगा किसको, प्रोटॉन को देगा, और प्रोटॉन के साथ जो है क्या करेगा, ये बॉन्डिंग बनाएगा। तो बॉन्ड बनाने के बाद बेसिकली क्या होता है कि ये NH4+ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, NH4+ के रूप में कन्वर्ट होता है, और ये जो भी है इस तरह का, ठीक है, ये भी H+ से कन्वर्ट होकर और बॉन्ड बना लेता है। अब एक्चुअली में लॉजिक क्या है इन दोनों में कि अमोनिया जो NH4+ के रूप में है और वो जो एलिफेटिक एमीन आपको दिख रहा है एमीन के फॉर्म में, वो भी H+ के साथ 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो इन दोनों में से जो अच्छा एसिड है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर बात करें तो अच्छा एसिड अमोनिया को माना जाता है। कहने का मतलब है कि NH4+ जो है NH4+ में वो H+ को जल्दी लूज करना चाहेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि कैटायनिक फॉर्म में कोई भी कंपाउंड जो होता है, कोई भी एटम जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो चूंकि अमोनिया आयन जो है, अमोनियम आयन जो है ये एक अच्छा एसिड है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि बोलते हैं कि अमोनिया जो है एक वीक बेस है। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर इसका ज़्यादा है, ये एक अच्छा एसिड है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक वीक बेस है। तो यही कारण है कि अमोनिया वीक बेस होता है और एमीन जो है अच्छा बेस होता है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो है डी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए दिया हुआ है कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट बताइए। तो देखिए तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक मतलब प्रोटोन, है ना, ऐसा सॉल्वेंट जो प्रोटोन देता हो, ठीक है, उसको हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। और फिर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो प्रोटोन नहीं दे सकता। तो सवाल उठता है कौन प्रोटोन देगा और कौन प्रोटोन नहीं देगा। इसका देखिए सिंपल सा फंडा है। इसका फंडा ये है कि जब भी हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सब के साथ बॉन्डेड होता है ना, तो ऐसी स्थिति में हम मानते हैं कि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जब भी कोई कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में आपको हाइड्रोजन इन सारे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ दिख जाए तो आप ये मान लीजिए कि वो प्रोटॉन देगा, और अगर वो प्रोटॉन देगा तो इसका मतलब वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। जैसे अल्कोहल के बारे में बात करें, ROH है ना, तो ये अल्कोहल क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। HOH क्या है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, अमोनिया भी हो सकता है, ठीक है। खैर अब देखिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो प्रोटॉन नहीं दे। तो प्रोटॉन कौन नहीं देगा, जिसके पास प्रोटॉन होगा ही नहीं वो प्रोटॉन नहीं देगा। जैसे DMSO है, तो DMSO का स्ट्रक्चर होता है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, है ना, तो यहाँ से दोनों तरफ जो है मिथाइल आप लगा दीजिए। क्राउन ईथर क्या है, तो क्राउन ईथर तो काफ़ी इनर्ट होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्राउन ईथर जो है ये एक साइक्लिक ईथर होता है, ठीक है। और ये क्या है कि मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है इस तरह से जैसे देखिए अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है, और भी होता है, जैसे इस तरह से आप एक साइक्लिक ईथर बनाइए, तो इसके पास जो है प्रोटॉन नहीं है, तो प्रोटॉन नहीं है तो ये भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। अब ये देखो ये जो DMG लिखा हुआ है बेसिकली गलत है, ये डाईमिथाइल फॉर्मामाइड या डाईमिथाइल एसिटामाइड होगा, ठीक है। तो डाईमिथाइल फॉर्मामाइड क्या होता है, C≡ON, और इसके साथ जो है 2 मिथाइल आप लगा दीजिए, डाईमिथाइल हो गया, और इधर से एक कार्बन होगा, तो फॉर्मिक एसिड से ही फॉर्मामाइड बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए NN मिथाइल हो गया, और उसके बाद एमाइड है, कैसा एमाइड है, तो मेथेनामाइड है, ठीक है। मेथेनामाइड को ही फॉर्मामाइड बोलते हैं। तो इसके पास भी गौर से देखिए नाइट्रोजन से जो है कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये भी क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। उसी प्रकार से एसिटामाइड होगा, तो जहाँ पर हमने H लगाया इसके जगह पर आप CH3 लगा दीजिए, तो 2 कार्बन हो जाएगा। तो 2 कार्बन से आप जानते हो एसिटिक एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड से ही क्या बनेगा, एसिटामाइड बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये ABC तीनों ऑप्शन जो है ये तीनों का तीनों पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा।